इंग्लिश हम शर्मिंदा हैं, इंग्लिश हम शर्मिंदा हैं और तेरे कातिल अभी जिंदा हैं। कल मैं गया आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम के बाद मोमोज खाने के लिए। तो भाई से मैंने कॉस्ट पूछी हाफ प्लेट की। उन्होंने मुझे बताया 20 रुपीज। मैंने पूछा कितना, उसने बताया 20 रुपीज। फिर मैंने पूछी कॉस्ट फुल प्लेट की, भाई ने मुझे बताया 30 रुपीज। मैंने फिर पूछी क्या, भाई ने मुझे बताया 30 रुपीज। मैंने कुछ कहा समझ नहीं आया तो भाई ने कहा खुद लिखा हुआ देख लो। गुड मॉर्निंग इंडिया, कैसे हो बच्चों। वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल से चैनल विद योर हैंडसम टीचर जिसका नाम है फिजिक्स बाय राहुल बंसल। करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक। जैसा कि आपको पता चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था पत्नी के बारे में, सॉरी वाइफ के बारे में, सॉरी कलर कोडिंग के बारे में। जी हाँ, रेजिस्टर्स की कलर कोडिंग के बारे में, जो था जिसका एक्रोनियम था बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसी से आगे का टॉपिक। फिर करेंगे आपकी पीडीएफ को सॉल्व। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बार बार आपको क्लास में बता देता हूं, आपको मिलेगा एक ब्लू सा लिंक। उस पर अगर आप टच करेंगे तो आपको मिलेंगे 6 बड़े महत्वपूर्ण से सवाल। उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, वरना हर क्लास में मैं आपको सॉल्व डेफिनेटली करवाता हूं प्रीवियस क्वेश्चंस को। तो आज भी हम करेंगे प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व। पहले कर लेते हैं हम थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज का आपका टॉपिक है रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। ये आपने कैपेसिटर्स के अंदर भी पढ़ा था कि क्या होता है हम जब कई सारे कैपेसिटर्स को सीरीज में लगा देते हैं और कई सारे कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगा देते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि बहुत सारे रेजिस्टर्स को अगर आपने सीरीज में लगा दिया और बहुत सारे रेजिस्टर्स को अगर आपने पैरेलल में लगा दिया तो होगा क्या, एग्जैक्टली होगा क्या। तो वही आज हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए बच्चों करते हैं स्टार्ट फटाफट। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, जिसमें हम पहले वाले टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, नाम है रेजिस्टर्स इन सीरीज। रेजिस्टर्स इन सीरीज। तो रेजिस्टर्स इन सीरीज का मतलब बच्चों क्या हुआ, तो मेरा हाथ पकड़, मैं अगले वाले का पकड़ूंगा, मैं अगले वाले का पकड़ूंगा, वो अगले वाले का पकड़ेगी, वो अगले वाले का पकड़ेगा, वो अगले वाले का पकड़ेगी। कुछ ऐसा ही होता है सीरीज के अंदर। और लास्ट वाले जो इस किनारे का और इस किनारे का जिनका एक एक हाथ खाली होता है वो अपने अपना हाथ दे देंगे बैटरी के अंदर। तो कुछ हमारे पास ये सिस्टम होता है सीरीज में लगाने का। नंबर ऑफ रेजिस्टर्स को शो करते हैं इस सिंबल से। ये रेजिस्टर्स को शो करने का बच्चों सिंबल है। ये इसका एक हाथ हो गया, ये इसका दूसरा हाथ हो गया। इस दूसरे हाथ को कनेक्ट कर दिया है एक दूसरे रेजिस्टर के साथ। सपोज करो ये इसका हाथ हो गया, ये इसका हाथ हो गया, इनको हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। जैसे कि आपने बचपन में खेला होगा चेन, हम सभी खेलते थे चेन। आपको याद होगा अगर 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे एक ही चेन में होते थे तो बीच वाले के दोनों हाथ ब्लॉक होते थे, एक इस किनारे पर एक इस किनारे पर। लेकिन किनारे वाले जो बच्चे होते थे उनका एक एक हाथ फ्री हुआ करता था। सेम सिस्टम यहां पर है। अगर मैं कनेक्ट कर दूं 3 रेजिस्टर्स तो इनका एक एक हाथ फ्री है और बीच वाले के दोनों हाथ ब्लॉक हैं। इनको हमने कनेक्ट कर दिया बच्चों बैटरी से कुछ इस तरीके से। इस रेजिस्टर की वैल्यू मैंने दे दी R1, इसकी वैल्यू दे दी R2 और इसकी वैल्यू दे दी बच्चों मैंने R3। टोटल वोल्टेज कितनी मैंने मान ली V। आपको याद होगा कैपेसिटर वाले कंसेप्ट में भी हमने पढ़ा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर
यहां पर मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कैपेसिटर के टाइम पर भी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज के अंदर क्या होता है, कैपेसिटर में बताया था चार्ज सेम रहता है, लेकिन यहां पर चार्ज फ्लो कर रहा है तो हम बोलेंगे करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। और अगर हम बात करें बच्चों पैरेलल की अगर हम बात करें तो क्या होता है, करंट डिवाइड हो जाता है जबकि वोल्टेज सेम रहती है, वोल्टेज हमारे पास सेम रहती है। तो आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा करंट सेम होगा, तो सपोज करो यहां से हमारे पास करंट कितना फ्लो करना है स्टार्ट करा, टोटल करंट कितना, टोटल करंट फ्लो करना स्टार्ट करा बच्चों आई, इसमें पहुंचा करंट आई, इसमें भी पहुंचा करंट आई, इसमें भी करंट पहुंचा आई, बिकॉज ये कैसा कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट रहता है बच्चों सेम, लेकिन वोल्टेज हो जाएगी डिवाइड। तो यहां पर वोल्टेज पहुंची V1, यहां पर वोल्टेज पहुंची V2 और यहां पर वोल्टेज कितनी पहुंची बच्चों, V3। आपको याद होगा मैंने आपको पहले भी बताया था कैपेसिटर के केस में कि जो चीज डिवाइड हो रही है, फिर से सुन लो, जो चीज डिवाइड हो रही है हम उस टॉपिक को लेकर चलेंगे। तो यहां पर डिवाइड क्या हुआ बच्चों, यहां पर डिवाइड हुआ है पोटेंशियल, यहां पर डिवाइड हुई है वोल्टेज। तो हम यहां पर ऐसे ही स्टार्ट करेंगे कि टोटल वोल्टेज कितनी है V, टोटल वोल्टेज कितनी है V, और ये V किसके बराबर होनी चाहिए, सोचो आप, ये है सोर्स, ये है 40 वोल्ट, इसमें चला गया 20 वोल्ट, इसमें चला गया 15 वोल्ट, तो डेफिनेटली इसमें कितना होगा 5 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, 20 और 15 35, 35 और 5 40, और सोर्स भी कितना था 40 वोल्ट का। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमेशा ये वाली वोल्टेज इन तीनों के सम के बराबर होने वाली है। तो यहां पर हम V लेंगे कि V1 V2 V3, और आपको याद होगा वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशन बाय ओम्स लॉ, V बराबर कितना होता है I इंटू R। V1 कितना हो जाएगा I इंटू R1, V2 कितना हो जाएगा I इंटू R2, और V3 कितना हो जाएगा I इंटू R3। I हमने यहाँ पर I R लिया हुआ है, यहां से हमने तीनों में से I कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा R1 R2 R3, I से I कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली R आपके पास क्या आया, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर यहाँ पर 3 की जगह 4 होते तो प्लस का हमारे पास हो जाता R4, अगर ये 5 होते प्लस R5 प्लस R6 प्लस R7, इस तरीके से कैरी ऑन होते रहते हैं। उसी तरीके से बच्चों आगे बात समझो, ये रेजिस्टर्स इन सीरीज है, तो इसका मतलब ये R क्या हुआ, ये R है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट का मतलब हुआ इन दोनों, तीनों, चारों, पांचों, 6, 7, 8, 7000, 8000, 80000 जितनी भी रेजिस्टेंस आप लगाओगे, इनका टोटल सम, इनका इक्विवेलेंट। और ये कैसे कनेक्टेड है, जी हाँ, ये सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो यहां पर आप नीचे सफिक्स में एक छोटा सा s लगाना मत भूलना, जिससे कि हमें पता रहे कि हम सीरीज वाले को पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही है, तो ये हम सीरीज वाले को पढ़ रहे हैं, और जब हम पैरेलल वाले को पढ़ेंगे तो हम क्या लगा देंगे, सही पकड़े हैं, हम वहां पर लगा देंगे पैरेलल के लिए P। तो यहां पर हमारे पास डेफिनेशन क्या बनी, एक बार देख लेते हैं फटाफट। डेफिनेशन हमारे पास बनी है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगी एक सीरीज कॉम्बिनेशन की, वो क्या होगी, सारी की सारी रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंडिविजुअली ऐड कर दो। तो एक बार हम डेफिनेशन को नोट डाउन कर लेते हैं कॉपी के अंदर, आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिए। मेरी कॉपी काफी बड़ी सी है जो मेरा बोर्ड है। तो देखिए यहां हमारे पास डेफिनेशन क्या आएगी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of a
number of resistors joined in series, equivalent resistance of a number of resistors joined in series is equal to the sum of individual resistances joined. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, जो भी हमारे पास नंबर ऑफ रेजिस्टर्स होंगे, चाहे वो 3 हो चाहे वो 3000 हो, वो सारे के सारे अगर सीरीज में कनेक्ट हैं तो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी, इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस जॉइंड। जितनी भी सारे के सारे रेजिस्टेंसेस जॉइंड हैं उन सभी रेजिस्टेंसेस का क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल सम। सिंपल, इंडिविजुअल सम। इंडिविजुअल सम का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास 3 रेजिस्टेंस हैं, 3 4 5, उन सबको आप डायरेक्टली ऐड कर दोगे तो 3 और 4 7 और 7 और 5 12, ये आपके पास निकल के आएगी इंडिविजुअल वैल्यू को जोड़ने से सीरीज की फाइनल वैल्यू। कैपेसिटर में आपको याद होगा वहां पर हम सीरीज के अंदर रेसिप्रोकल कर दिया करते थे, शीर्षासन करा दिया करते थे, सर के बल कड़ा कर दिया करते थे, लेकिन यहां पर सीरीज में हम डायरेक्टली ऐड करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, पैरेलल में हम सर के बल ऐड करेंगे। आइए देखते हैं फटाफट क्या है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमारे पास आता है बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकंड कॉम्बिनेशन जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टर्स इन पैरेलल। रेजिस्टर्स जब भी बच्चों पैरेलल में होंगे तो उनके सारे के सारे सभी रेजिस्टर्स के अपने अपने हाथ डायरेक्टली बैटरी में ऐड हो जाएंगे, सबके अपने अपने हाथ। कुछ ऐसे देखो, अगर सपोज करो ये है वोल्टेज V, इसकी वैल्यू है R1, इसकी वैल्यू है R2 और इसकी वैल्यू है R3। यहां से करंट फ्लो करता है I। सपोज करो यहां से करंट फ्लो करा I, ये ऊपर चढ़ा, अब यहां से 3 जगह डिवाइड हो जाएगा। इस ब्रांच में जाएगा करंट I1, इस ब्रांच में जाएगा करंट I2 और इस ब्रांच में जाएगा करंट I3। यहां से ये वापस जब तीनों मिलेंगे तो यहां पर फिर वापस कितना निकलेगा, I ही निकलेगा, तीनों का सम। इज इट क्लियर? अब बात समझिए, अगर सपोज करो ये बल्ब है, ये पंखा है और ये फ्रिज है, मैं फ्रिज को स्विच ऑफ कर दूं, मैं बल्ब को स्विच ऑफ कर दूं, केवल पंखा ऑन है, तो क्या पंखा काम करेगा? देखते हैं। यहां से निकला करंट, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, अरे सर्किट तो पूरा है, इसका मतलब क्या हुआ, पंखा ऑन रहेगा। देखते हैं बल्ब को, अरे बल्ब तो ऑफ है, करंट आगे फ्लो नहीं कर सकता। देखते हैं फ्रिज को, अरे फ्रिज भी ऑफ है, इसका मतलब करंट आगे फ्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब केवल कौन ऑन रहेगा, पंखा। बाकी दो चीजों को अगर हमने स्विच ऑफ कर दिया तो पंखा ऑन रहेगा। ऐसे ही हम काम करते हैं, अगर पंखे को स्विच ऑफ कर दूं तो डेफिनेटली बल्ब हमारा काम करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक दूसरे पर ये डिपेंडेंट नहीं है। क्या कहा, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूं, बच्चों, केवल एक को भी ऑफ कर दिया तो क्या करंट आगे फ्लो कर पाएगा? डेफिनेटली नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको याद हो, आप दिवाली पर लगाते हो फेरी लाइट्स, दिवाली पर आप लगाते हो लड़ियां, जगमगाते हो रामचंद्र जी के आगमन की खुशी में, तो वहां पर आपको याद होगा, कई बार आपने देखा होगा कि आपकी दिवाली की लड़ियां चलते चलते अचानक से बंद हो जाती हैं। केवल एक बल्ब, सिंगल एक बल्ब के फ्यूज होने से भी पूरी लड़ी, पूरी फेरी लाइट स्टॉप हो जाती है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। लेकिन क्या घरों में आपके बच्चों ऐसा होता है? घरों में अगर आप घर में जैसे एंट्री करते हो कई सालों के बाद, या घूमकर आए हो, अचानक आपने लाइट ऑन करो, सब ऑन हो गया, एसी, फ्रिज, फलाना ढिमका, सब चीज ऑन हो गया, ऐसा पॉसिबल है?
नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वहां पर लगा होता है हमारा कैसा कॉम्बिनेशन, वहां पर लगा होता है हमारा कॉम्बिनेशन पैरेलल वाला। अगर एक को ऑन करेंगे तो बस वो ही ऑन होगा, बाकी सारे के सारे ऑफ रहेंगे। तो अगर आपसे एग्जाम में कोई पूछे कि आपके घरों में जो डोमेस्टिक सर्किट्स होते हैं उसमें कैसा कॉम्बिनेशन है, तो आप क्या बताओगे, सीरीज या पैरेलल? बोलो, वहां पर आप बताओगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। आइए देखते हैं इसकी डेरिवेशन फटाफट, फिर चलते हैं हम आगे। यहां पर क्या हुआ था बच्चों, आपने यहां पर अभी पढ़ा होगा, आप एक बार रिवाइंड करके देखिएगा। यहां पर वोल्टेज रहती है सेम, इसका मतलब इसमें भी V, इसका मतलब इसमें भी V, इसका मतलब इसमें भी V, लेकिन करंट हो जाएगा डिवाइड। इसका मतलब करंट I1, इसका मतलब करंट I2, इसका मतलब करंट I3। टोटल करंट कितना चला, I। और अभी जस्ट 5 मिनट पहले, 5 मिनट में 300 सेकंड, 300 सेकंड पहले आपको मैंने बताया था कि जो चीज डिवाइड होगी हम उसे लेके चलेंगे। तो यहां पर डिवाइड क्या हुआ, करंट। तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I का फॉर्मूला आएगा V अपॉन में R, I1 आ जाएगा V अपॉन में R1, V अपॉन में R2 और V अपॉन में R3, V अपॉन में R। V कॉमन ले लिया, 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3। V से V कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 1 बाय R, 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3। कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। आई थिंक आप सोच रहे होंगे सर ने यहाँ पर P क्यों नहीं लगाया, मैं भूला नहीं हूं। ये कॉम्बिनेशन कैसा हो गया बच्चों, ये कॉम्बिनेशन हो गया पैरेलल। एक बार देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन आपके पास क्या आएगी, देखते हैं फटाफट। ये क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of a number of resistors joined in parallel is equal to the। अब ये इसका रेसिप्रोकली किसके बराबर है, सम है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द। और सम किसका बच्चों, ये भी रेसिप्रोकल्स हैं, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। फिर से एक बार समझ लेते हैं बच्चों बात, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल किसके बराबर है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल का सम। बात हो गई फिनिश। एक बात और ध्यान रखिएगा कि सीरीज के अंदर जो हमें नेट आंसर मिलेगा वो इंडिविजुअल से ज्यादा होगा। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया था 3, 4 और 5 का, और हमें आंसर कितना मिला, 12। तो 12 3 से भी ज्यादा है, 12 4 से भी ज्यादा है, और 12 5 से भी ज्यादा है। लेकिन यहां पर क्या होगा, हम जब नेट आंसर निकालेंगे तो जो नेट आंसर आएगा वो 5 से भी कम होगा, नेट आंसर जो आएगा वो 4 से भी कम होगा, और नेट आंसर जो आएगा वो 3 से भी कम होगा। यकीन नहीं आता, चलिए फटाफट एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। देखिए, सपोज करो आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं, वो आपने कनेक्ट कर दिए 3, 4 और 5 के। फटाफट देख लेते हैं। तो 1 बाय RP कितना आएगा, 1 बाय 3, 1 बाय 4, 1 बाय 5। और इसका एलसीएम कितना आया बच्चों, ये आया 5, 4 और 3 का, 5 3 15 और 4 60, 60 को 3 से डिवाइड करा 20, ये आ गया 15, ये आ गया 12, 20 और 15 35, 35 और 12 47। तो आरपी की वैल्यू कितनी आ गई, 60 अपॉन में 47। ये अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो क्या मतलब बताया था मैंने,
1 पॉइंट समथिंग का मतलब है वो 3 से भी छोटा हुआ, 1 पॉइंट समथिंग का मतलब है वो 4 से भी छोटा हुआ, और 1 पॉइंट समथिंग का मतलब है वो 5 से भी छोटा हुआ। तो हमेशा ध्यान रखना कि इंडिविजुअल से ज्यादा आएगा हमेशा सीरीज में, और इंडिविजुअल से कम आएगा हमेशा पैरेलल में। बात क्लियर है? तो ये था आज का टॉपिक जिसका नाम था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। चलिए एक छोटा सा टॉपिक फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं, नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। यहां से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो होगा आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें आएगा किरचॉफ्स लॉ, जिसमें आएगा पोटेंशियोमीटर, और भी बहुत सारे टॉपिक आएंगे। तो क्लास मिस करना मत भूलिएगा। प्रैक्टिकल्स आप जब करोगे तो उसमें और ज्यादा टॉपिक्स ये क्लियर होंगे। ये थोड़े प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस आपको मैं और करा देता हूं आज। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। बच्चों जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये इंटरनल वर्ड का मतलब क्या हुआ? इंटरनल का मतलब हुआ, देखिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। आप लोगों के घर में इन्वर्टर होगा, इन्वर्टर में बैटरी होगी। बैटरी के लिए एक वर्ड यूज करते हैं बैकअप। बैकअप का मतलब क्या हुआ कि जब वो बिल्कुल ताजी ताजी नई नवेली बैटरी होती है, नई नवेली, जब वो नई नवेली बैटरी होती है तो उसका बैकअप होता है ज्यादा। बैकअप ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि पॉसिबिलिटी है वो अगर आपका लाइट चली जाए, सिंगल एक पंखे को वो 24 घंटे चला दे। लेकिन साल भर बाद आप देखते हो कि वो पंखा चलने लगा केवल 20 घंटे, उसके बाद बैटरी पी बोल जाती है, डिस्चार्ज हो गई बैटरी। और 2 साल बाद पॉसिबिलिटी है वो केवल 15 घंटे चलती है, और 2 साल या 1 साल बाद हो सकता है वो केवल 5 घंटे चलती है। तो बैकअप कम होता रहता है। या फिर ये बोले बैकअप तो उतना ही रहता है लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ती रहती है। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? बैटरी खुद ही पोटेंशियल को ज्यादा कंज्यूम कर रही है, वो हमारे घर में आने वाले पंखे को करंट ज्यादा सप्लाई नहीं कर रही है। या फिर कहा जाए कि बैटरी का इंटरनल सिस्टम काफी वीक हो चुका है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब बच्चों यही है। मैं जैसी बहुत अच्छी सी कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है क्लास आपको पसंद आए या ना आए, लेकिन अगर मैं बहुत कोशिश करके इस लॉकडाउन में एफर्ट कर रहा हूं कि बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, अल्टीमेटली फ्री ऑफ कॉस्ट सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाए विद सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। हो सकता है कुछ बच्चों को पसंद ना आती हो, वो डिसलाइक कर देते हो, हालांकि वैसे डिसलाइक अभी नहीं हुई है मेरी वीडियोस, लेकिन कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। एक बच्चे ने परसों एक बड़ा अच्छा सा मुझे कमेंट भेजा कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो फिजिक्स में सर मेरे आएंगे आपकी वजह से पूरे 100। थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है सुनने में ऐसा। तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या हुआ, यही आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि सभी बच्चों को मैंने इक्वली पढ़ाने की कोशिश करी। मैंने तो चाहा सभी बच्चों के 100 आए, लेकिन सभी बच्चों के 100 नहीं आते हैं। रीजन यही है, सबका अपनी अपनी कैपेसिटी है। किसी के फिजिक्स में अच्छे आते हैं, किसी केमिस्ट्री में अच्छे आते हैं, किसी के बायो में अच्छे आते हैं, किसी के मैथ्स में अच्छे आते हैं। सबके अपने अपने अलग इंटरेस्ट वाली बात है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, कोई एक बच्चा ऐसा है जो 2 घंटे तक भी पढ़ सकता है, और कोई ऐसा है जिसकी 20 मिनट में दिमाग की आईसी फूक गई, कौन से धुएं निकलने लगे, नाक और मुंह से खून बाहर आ गया। खैर ये मजाक की बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, सबकी अपनी अपनी रेजिस्टेंस है। कुछ 20 मिनट बाद भी ही थक जाते हैं, कुछ 2 घंटे के बाद भी फ्रेश फील होते हैं। तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब यही हुआ कि कुछ बैटरी ऐसी हैं जो कम कंज्यूम करके, कम वेस्ट करके ज्यादा सप्लाई हमें पास कराती हैं। कुछ ऐसी बैटरी हैं जो कंज्यूम या वेस्ट ज्यादा करती हैं और हमें सप्लाई कम कराती हैं। और वो सारा का सारा किस पर डिपेंड करता है? वो सारा का सारा डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस पर। तो देखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों है क्या, और ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ सेल ड्यू टू presence of electrodes
एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। जो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं, आपने जो पढ़ा होगा एनोड और कैथोड होते हैं, उनकी अपनी नेचर भी डिपेंड करती है। आप लोगों ने पढ़ा है कि लेड इज द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम बैटरी के अंदर चांदी के इलेक्ट्रोड्स लगा दें तो डेफिनेटली इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगी काफी कम, लेकिन अगर हम लेड की लगा दें तो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा होने वाली है। कॉपर की लगा दें कंपैरेटिवली चांदी से वो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। उसी तरीके से हमने साल्ट के डाला, सल्फ्यूरिक एसिड डाला, नाइट्रिक एसिड डाला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, ऑक्सैलिक एसिड डाला, कितनी मोलैरिटी का डाला। खैर मैं केमिस्ट्री का टीचर नहीं हूं, तो कितनी मोलैरिटी का डाला, कितनी कंसंट्रेशन का डाला, तो उसके अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी रहेगी उस बैटरी की। तो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस बेसिकली प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोड्स और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करती है और उनकी नेचर पर भी डिपेंड करती है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं किन किन चीजों पर वो डिपेंड करती है। डिपेंडेंसी, तो डिपेंड करती है फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स जो लगाई गई होती हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस है। दूसरा वो डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। तीसरा डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। और चौथा वो डिपेंड करती हैं एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स इमर्स्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। कितना एरिया इमर्स है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रोड का। आप लोगों ने देखा होगा, आपके फादर या आप लोग कभी कभी खुद या किसी टेक्नीशियन को बुलाते हो, जब कोई बैकअप कम हो जाता है तो वो सबसे पहले उसके अंदर पानी लाके डालता है। भाई साल्ट जो होता है हमारा ऑक्सैलिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का, सल्फ्यूरिक का या हाइड्रोक्लोरिक का, वो पाउडर फॉर्म में है। वो आयंस तो जब ही क्रिएट करेगा ना जब कोई सॉल्वेंट उसको मिलेगा। अब सॉल्वेंट तो लगातार गर्मी या किसी भी रीजन से इवेपोरेट होता जा रहा है, तो नीचे एसिड जो बचा जो आयंस क्रिएट कराएगा वो पाउडर फॉर्म में हो गया। उसको सॉल्वेंट बहुत कम मिल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, आयंस बहुत कम क्रिएट हुए। अब सबसे पहले अगर हम पानी ही डाल देंगे तो वो आयंस वापस से रीबिल्ड हो जाएंगे और फिर वो बैकअप देना स्टार्ट कर देगा। कई बार होता है कि वो एक्स्ट्रा आयंस लाके डालता है इन द फॉर्म ऑफ साल्ट या इन द फॉर्म ऑफ एसिड। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि हम लोग जो पानी का लेवल है वो ऊपर तक भर के रखते हैं, उसमें इंडिकेटर भी लगा के रखते हैं। जो सुइयां होती हैं वो सुइयां ऊपर तक जब आ जाती हैं तो हम ये मान लेते हैं कि उसके अंदर पानी का लेवल, सॉल्वेंट का लेवल फुल है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड्स डूबा हुआ होगा बैकअप उतना ज्यादा होगा, और बैकअप जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतनी कम होगी। तो 4 पॉइंट्स पर आपका डिपेंड करा, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, nature of the electrode, nature of the electrolyte and area of the electrodes immersed in the electrolyte। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक। फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं हमारी पीडीएफ। पीडीएफ के कुछ क्वेश्चंस थे आपके, ये आपको मेरे पास पेपर है जिसको आपको मैंने गूगल ड्राइव पर सेंड किया था, मैं देख लेता हूँ। फर्स्ट है शो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इन अ ग्राफ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देख लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है शो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी। कॉपर क्या है, मेटल या नॉन मेटल? बोलो भाई, कॉपर है मेटल, और आपको याद होगा मेटल्स के बारे में हमने पढ़ा था, उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है विद द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है। अगर मैंने टेम्परेचर यहां ले लिया, रेजिस्टिविटी यहां ले लिया, तो वो ऐसे इंक्रीज करेगी। तो इसका मतलब ये बन गया कॉपर का ग्राफ। सेकेंड क्वेश्चन है अगर हम गुड कंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ा दें, क्वेश्चन में पढ़ देता हूं, इफ द टेम्परेचर ऑफ ए गुड कंडक्टर इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर जो है वो गुड कंडक्टर का बढ़ जाता है, हाउ डज द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर चेंज? रिलैक्सेशन टाइम, जो फ्री रहने का, जो आलस में रहने का, लॉकडाउन में रहने का टाइम है, वो क्या होगा, घट जाएगा। बच्चों समझो, जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो समझो
टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, और जब वेलोसिटी आपके पास बढ़ जाएगी, ये दो टाइप की वेलोसिटी है, ये थर्मल वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़े जरूरी नहीं है। तो जब वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो नंबर ऑफ कोलिजन्स भी बढ़ जाएंगे। हम यहां पर वेलोसिटी की जगह यूज करते हैं नंबर ऑफ कोलिजन्स। नंबर ऑफ कोलिजन्स आपके पास इंक्रीज करेंगे, ज्यादा वाइब्रेशन होगा, ज्यादा कोलिजन्स होंगे, और जब कोलिजन्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, कोलिजन्स के नंबर बढ़ जाएंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। Why are alloys मैग्नीनियन एंड कॉन्स्टेंटन यूज्ड टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स? बच्चों स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स होती है, स्टैंडर्ड का मतलब हो गया जो बाकियों को कंपेयर करने में हेल्प करती हैं। अगर उन स्टैंडर्ड की खुद की ही वैल्यू लगातार चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, तो क्या हम उनको स्टैंडर्ड बोल पाएंगे? जी नहीं। स्टैंडर्ड का मतलब होता है पैमाना, स्टैंडर्ड का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस चेंज नहीं होती है। तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल को हम एलॉय का इसीलिए बनाते हैं क्योंकि एलॉयज का जो आपने अल्फा पढ़ा था वो अप्रोक्सीमेटली जीरो था। अप्रोक्सीमेटली जीरो होने का मतलब क्या हो गया कि उनकी रेजिस्टेंस या उनकी रेजिस्टिविटी पर टेम्परेचर का कोई असर नहीं पड़ता है। आप लोगों को बताया था मैंने कि एलॉयज के अंदर टेम्परेचर का कोई असर नहीं पड़ता है, तो टेम्परेचर चाहे घट जाए चाहे बढ़ जाए, रेजिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट सी ही रहेगी। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन बच्चों आपके पास। एक बच्चे ने एक रजिस्टर लिया। द थ्री कलर्ड बैंड्स ऑन अ कार्बन रजिस्टर आर रेड, ग्रीन एंड येलो। रेड, ग्रीन और येलो, और चौथा कलर नहीं दे रखा, तो इसका मतलब वो क्या माना जाएगा? कलरलेस। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, यहां पर एक आपको एक्रोनियम बताया था, मैं दोबारा से लिखता हूं, बी रॉय ग्रेट। तो आपको बताया गया यहाँ पर कौन कौन से कलर है, रेड, ग्रीन और येलो। आगे भी था बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो रेड आपके पास ये रहा, ग्रीन आपके पास ये रहा, और येलो आपके पास ये रहा। जीरो से स्टार्ट हमने करा था, 0 1 2, ये मिला आपको 2 नंबर। ग्रीन आपको मिला 0 1 2 3 4 5, ये मिला आपको 5 नंबर। और येलो कितने पर आ रहा है? 0 1 2 3 4, ये था मल्टीप्लायर, और ये था 20%। तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 25 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस माइनस का 20%, और साथ में ओम लगाना मत भूलिएगा। Two identical slabs of a given metal are joined together in two different ways. Find the ratio, series और parallel। देखिए क्वेश्चन आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन है बच्चों, दो आपके पास आइडेंटिकल स्लैब्स हैं गिवन मेटल की, एक ही मेटल की हैं, लेंथ सेम है, एरिया सेम है, उनको दो अलग अलग तरीकों से ज्वाइन करा गया। एक बार उनको ज्वाइन करा गया सीरीज में, और एक बार उनको ज्वाइन करा गया पैरेलल में। मान लो ये दो तारे हैं, अगर इनको सीरीज में कनेक्ट करूंगा ऐसे होंगी, इनको अगर पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो ऐसे होंगी। तो सीरीज में आप देख रहे हो लंबाई कितनी हो गई, एक की अगर मैंने L मान ली तो दोनों की हो गई आपके पास 2L। यहां पर लेंथ सेम है लेकिन एरिया कितना हो गया? 2A। यहां पर एरिया कितना है? A। दोनों सेम मेटल के हैं तो रेजिस्टिविटी क्या मान ली? रो। ये हो गया R1 और ये हो गया R2। तो अगर मैं सीरीज वाले की बात करूं, R1 की ये आएगा रो, L की वैल्यू हो गई 2L, एरिया आ गया A। R2 की बात करूं, रेजिस्टिविटी रो रहेगी, लेंथ आपके पास L ही रहेगी, और एरिया कितना आ गया आपके पास? 2A। अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं, R1 अपॉन में R2, ये हो गया 2 रो L अपॉन में A, नीचे आ गया रो L अपॉन में 2A। रो L से रो L चला गया, A से A चला गया, नीचे वाला 2 खुद की मार के ऊपर चला जाएगा, 4/1 यानी कि 4:1 आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, आपको गैलियम आर्सेनाइड का, बच्चों क्वेश्चन ये एनसीईआरटी में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गैलियम आर्सेनाइड का IV ग्राफ बनाना है। ये I हो गया, ये V हो गया, इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाता है। तो ध्यान से देखिए, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नेगेटिव रेजिस्टेंस। बच्चों नेगेटिव रेजिस्टेंस का मतलब हुआ कि वोल्टेज के बढ़ाने पर करंट बढ़ नहीं रहा, वो घट रहा है। तो ये वाला आया
ये ए अगर मैं नाम दे दूं, इसको बी नाम दे दूं, इसको सी नाम दे दूं, तो ये ए से लेकर बी तक वाला है जो हिस्सा है ये नेगेटिव रेजिस्टेंस। अब ध्यान से देखो कि वोल्टेज तो बढ़ाई गई है, वोल्टेज तो बढ़ाई गई है, लेकिन करंट आपका घट गया है, करंट नीचे आ गया है। तो ए बी वाला हिस्सा कैसा है, नेगेटिव रेजिस्टेंस का है। ए बी वाला हिस्सा ये नेगेटिव रेजिस्टेंस का है, और आपको बोला गया है ओम्स लॉ ओबे कर रहा है। ओम्स लॉ ओबे करता है जब लीनियर हिस्सा होता है, तो इसको हमने नाम दे दिया ओ ए। ओ ए वाला हिस्सा है जो ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है। ओम्स लॉ इज ओबेड। बात समझ में आई है बच्चों? तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और ध्यान रखना मोमोज की थाली उस पर तो खाने मत जाना। टिल देन बाय बाय।